अगला क्वेश्चन है, एक आयत ए बी सी डी है, इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। अब आयत क्या होता है, सबसे पहले हम आयत के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हमने वर्ग के बारे में जाना था, अब हम थोड़ा सा आयत के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आयत जब नेक्स्ट टाइम आए ना तो आपको परेशान न करे। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में ये आयत कहलाता है। तो रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर हम इसको नाम दें P Q R S, हमने क्या बना लिया, P Q R S एक आयत बना लिया। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन नंबर 1 कि इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे जो PQ है और जो SR है वो आपस में कैंसिल होंगी, बराबर। नंबर 2 इसी में लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए विपरीत भुजा कौन कौन सी है, PS बराबर होगी QR के। तो आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब आयत की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में समांतर भी होती हैं। मतलब हम बोलेंगे कि PQ समांतर होगा किसके, तो आप कहेंगे सर SR के। PQ समांतर होगा किसके, SR के। ये समांतर का सिंबल है, बराबर का लेटे में होता है, समांतर का खड़े में होता है, मतलब पैरेलल है। अब हम बोलें कि PS किसके समांतर है, तो आप कहेंगे सर QR के। ठीक है, यानी कि आयत की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं। चलिए अगर पहले विकर्ण को नाम हम दे दें D1 और दूसरे विकर्ण को नाम दे दें हम D2, ये वाला दूसरा ले लीजिए, नीचे वाला। ठीक है, दूसरा विकर्ण कौन सा ले लीजिए आप, नीचे वाला ले लीजिए। चलो दूसरा विकर्ण ले लीजिए हमने, नीचे वाला। तो ये वाला विकर्ण हमने नाम दे दिया इसको D2। तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, वर्ग नहीं सॉरी आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं वैसे तो। आयत के विकर्ण यानी कि D1 D2 कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट, कि इसके प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है और सभी 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि कोण P बराबर, कोण Q बराबर, कोण R बराबर, कोण S बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, समद्विभाजित जरूर करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। मान के चलिए एक दूसरे को यहाँ O बिंदु पर काट रहे हैं, तो OQ बराबर OS होगा और OP बराबर क्या होगा, OR होगा। तो चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए कि भाई जो आपका विकर्ण है, आयत के विकर्ण क्या करते हैं, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। कैसे मेंशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर OP बराबर होगा OR और कॉमा OQ बराबर होगा OS। ठीक है, इस तरीके से ये समद्विभाजित करते हैं। ये आयत की हमने ज्यामिति के आधार पर क्या समझ ली, थोड़ी सी परिभाषा समझ ली कि एक आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। आयत क्या में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं करते हैं। आयत में चार कोण होते हैं और चारों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आयत की हमने थोड़ी सी परिभाषा जानी। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आयत का हम बात करें किसकी, क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मान के चलिए एक आयत है और इसकी लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है, B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2L प्लस बी। आयत का विकर्ण, अगर ये विकर्ण है तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है
तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत के 3 फॉर्मूले हैं। क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, परिमाप होता है 2l प्लस बी, और विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक आयत है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। तो चलिए बना लेते हैं कि ABCD एक क्या है, आयत है, उसके विकर्ण O पर मिलते हैं। देखिए इधर ही काम हो जाएगा अपना। ABCD क्या है, एक आयत है। तो हमने बना लिया ABCD एक आयत बना लिया, ABCD एक आयत बना लिया। इसके विकर्ण कहाँ मिलते हैं, O पर मिलते हैं, ठीक है। और आपको क्या दिया है, यदि OA बराबर 2x प्लस 4, यानी कि ये वाली भुजा इतनी OA कितनी दी है, 2x प्लस 4 दी है। इसके अलावा आपको OD दिया, OD मतलब ये वाली भुजा कितनी दी है, तो आपको दिया है 3x प्लस ये कितना दिया है, 1। तो ये आपको हो गई OD और OA। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने एक पॉइंट जाना था कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि जितना OA होगा उतना ही OC होगा, और जितना OD होगा उतना ही OB होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी के सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब OP बराबर OR बराबर OQ बराबर OS इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर होगा OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, यानी कि जो आपको OA और OD दिया है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि OA बराबर क्या हो जाएगा, OD के हो जाएगा। तो OA की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस 4। OD की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे सर 3x प्लस 1। अब देखिए 2x उस तरफ जाएगा, 3 में से माइनस होगा तो x बचा, 1 इस तरफ जाएगा तो 4 में से माइनस होगा तो 3 बचा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए आयत के बारे में थोड़ी बहुत सही अपन ने लगभग इतनी चीज़ें जान ली कि यदि अब आयत से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपके किसी और क्वेश्चन में पूछ ले तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD है। दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, कोण ABO 100 डिग्री है, ठीक है, और कोण OCD कितना है, 110 डिग्री है। तो BOC, कोण BOC आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चित्र में मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको दी है। तो देखिए ये जो चित्र इस तरीके से दिया है, इस चित्र को बना लेते हैं अपन। चलिए ये तो बन गया अपना डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में क्या क्या दिया है, तो ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका O, और ये पॉइंट आपका कितना हो गया C, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट कितना आपका D। अब इन्होंने क्या क्या दिया है, तो इन्होंने बोला है कि AB समांतर CD है, मतलब ये जो AB है वो इस CD के समांतर है। मतलब कहने का ये है कि दो रेखाएं कभी भी जब नहीं काटती हैं तो वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दें, लाल से ना करके इसको काले से कर लें, थोड़ा कलर चेंज कर लें तो मजा आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। अब ये देखो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया पीछे की तरफ, ये CD को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और हमने AB को भी क्या कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये रेखाएं कैसी एक दूसरे के समांतर, कभी भी नहीं काटेंगी। अब इन्होंने इसके अलावा क्या दिया, इन्होंने बोला कि कोण ABO, देखिए ABO ये वाला कोण कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने क्या दिया, OCD, तो OCD ये वाला कोण कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 110 डिग्री दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कौन सा कोण BOC, BOC मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये आपको ज्ञात करना है। इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, या एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब हम बोलें कि अगर ये एक रेखा है तो कितने का कोण बनाएगी, आप कहेंगे 180 का। अगर इस रेखा को एक लाइन काटेगी तो ये कोण और ये कोण टोटल कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 180 का। बस इतनी सी दो बातें आपको इस क्वेश्चन के लिए समझनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है कौन सी, AB समांतर किसकी है, तो आप कहेंगे CD के। तो ये वाली रेखा अगर ये समांतर है CD के, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, संगत। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक।
अब आप देखिए ये पूरी एक रेखा है, रेखा कितने का कोण बनाती है तो आपको पता है 180 का, तो ये 110 है तो ये अंदर वाला कितना हो गया 70 हो गया। ये भी रेखा पूरा एक कोण बनाएगी तो अगर ये 100 है तो ये अंदर वाला कितना हो गया तो आप कहेंगे 80 हो गया। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक तो आप कहेंगे सर त्रिभुज दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, अगर ये पूछा जाए कि क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे सर ये जो है हमें त्रिभुज दिख रहा है, ये क्या है त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं कि क्या होता है 180। तो देखिए दो कोण तो आपके पास आ गए 80 और 70, तो कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 150 हो गया। तो अब बचा कौन सा कोण, ये जो कोण है जो हमें ज्ञात करना वही बचा ना। तो अगर 180 में से हम 150 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 डिग्री हमें निकालना था, हमारा आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। यानी कि BOC जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, तो एंगल BOC कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। क्लियर होगी बात, क्लियर। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले ऑप्शन टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y = 12। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि 3x + 2y = 12 तथा x × y = 6 हो तो 9x² + 4y² बराबर आपको ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम वैल्यू पुट करके बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x + 2y बराबर में कितना दिया है 12, फिर आपके पास दिया है x × y = 6। तो बताइए 6 कब हो सकता है। 6 के दो केस बन सकते हैं, एक तो केस ये है कि x = 6 हो और y = कितना हो 1 हो, और दूसरा केस बन सकता है कि x = 3 हो और y = कितना हो 2 हो, या इसी में एक केस और बन सकता है और करके कि x = 2 हो और y = 3 हो। ठीक है, तब 2 या 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये केस बन सकते हैं। इसमें भी यह करके आप लिख सकते हो कि भाई x = कितना 1 हो और y = कितना हो 6 हो। ठीक है, अगर हम x = 6 और y = 1 लेते हैं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देखिए x की वैल्यू 6 थी 18, बहुत ज्यादा आ जाएगी। अगर आप x = 1 और y = कितना लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और 3 15 बराबर नहीं आ रहा, तो यानी कि पहली वाली कंडीशन तो हमारी कैंसिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन में यदि हम x = 3 लें तो यहाँ 3 रख दीजिए, तो 3 × 9 और 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4, 9 4 13, फेल हो गई। तो अब दूसरी कंडीशन ये वाली जो है वो लेते हैं, x = 2 रखिए तो 3 दूनी 6, y = 3 रखिए 3 दूनी 6, 6 और 6 12। तो हमने देखा कि यदि हम x = 2 लें और y = 3 लें तो हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। x × y बराबर भी 6 आ रहा है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं और यहाँ y की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 12 हो रहा है, दोनों का योग, तो सेटिस्फाई हो गया। यानी कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, आप कहेंगे सर 9x² यानी कि 9x² + 4y² की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी है 2, तो आप देखिए 9 × 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 + 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 36, और ये भी कितना 36, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 72, 36 + 36 कितना हो गया 72। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर कितना आ गया 72। एक तो ये तरीका हो गया, एक आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखिए आप कैसे कर सकते हैं, जो आपको निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है 9x² + 4y² यानी कि 9x² + 4y² की वैल्यू निकालनी है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3x² + 2y²। अगर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो आप इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि 3x + 2y²। तो देखिए क्या बनेगा, 3x² 3x² + 2y² बनेगा, और माइनस में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3x 2y, माइनस में क्या आएगा प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगा 2 × 3x 2y, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy आएगा प्लस में। तो अगर हम इसमें से क्या कर दें, माइनस का 12xy कर दें, माइनस का 12xy कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 9x² + 4y² के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपके पास वैल्यू है 3x + 2y की वैल्यू 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू कितना रख दीजिए 6, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें से कितना 12 × 72, 144 में से 72 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 72। तो आप दूसरा ये तरीका लगा सकते हैं, और हमारे हिसाब से अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत
अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है? बहुपदीय है मतलब बहुपद है। बहुपदीय का बोले या बहुपद बोले, बात एक ही है। देखिए बहुपद मोस्टली पूछा जाता है कि बहुपद है, बहुपद है, निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है बहुपद है। तो ध्यान रखना वो व्यंजक बहुपद होगा जिसकी पावर क्या हो, पूर्णांक को, इंटीजर हो, ठीक है ना। वो बहुपद होगा, वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा जिसकी पावर कैसी हो, इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ x की पावर यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर है ना, यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ कितनी है, -1 है। -1 इंटीजर में नहीं आता, ठीक है ना। इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ये आपका पहला आपका आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना, एक तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए यानी कि पूर्णांक होना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल वाली पावर नहीं होनी चाहिए, बटे की घात इंटीजर नहीं, मतलब केवल इंटीजर पावर चाहिए यानी दशमलव वाली नहीं चाहिए। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास लिखा है 5x + 1/x, तो x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 5x, और ऊपर पावर जाएगी x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर -1। ये तो है आपका 5x प्लस x ऊपर जाएगा तो -1। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में x की पावर 4 इंटीजर है, x की पावर 1 इंटीजर है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ये नहीं हो सकता, यहाँ पूरी है लेकिन यहाँ पर ही कैंसिल हो गया आपका। क्लियर? तो जो भी बहुपद होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कैसी होगी, हमेशा पूर्णांक के रूप में होगी, मतलब कैसी होगी, इंटीजर के फॉर्म में होगी। तो चलिए समझ लीजिए कि बहुपद के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो एक ही कंडीशन आपके लिए ध्यान रखना, बहुपद के लिए आपको याद रखना है कि पावर कैसी होगी, घात कैसी होगी, पूर्णांक होगी, ठीक है। और वो भी कैसी, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगी, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगी। क्या चीज, पावर, घात, ठीक है। एक चीज याद ध्यान रखना है कि पूर्णांक क्या होगी, तो घात यानी कि पावर, घात क्या होगी, पूर्णांक होगी, ठीक है। घात क्या होगी, पूर्णांक के रूप में होगी, और वो भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगी। क्लियर? तो वो बहुपद की कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें बहुपद होते हैं प्रकार, तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद होते हैं। तो अगर हम एक पदीय बहुपद की बात करें तो वो और देख लीजिए, एक पदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, तो पद से मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लें। देखिए पद से मतलब क्या होता है, इसमें टर्म कितने हैं। अगर हमने सिंपल लिखा 3x तो ये एक पदीय है, अगर हमने सिंपल लिखा 2 तो ये भी एक पदीय है, अगर हमने लिखा 3y तो ये भी एक पदीय है, 3y² लिखा तो ये भी एक पदीय है। तो ये अलग अलग तीनों हैं, ये सब एक पदीय है। अगर हमने लिखा 3y + 9x तो ये द्विपदीय है, इसमें दो पद आ गए, जहाँ प्लस माइनस के साइन लग जाते हैं तो क्या होता है, फिर एक पदीय के बाद द्विपदीय त्रिपदीय बनने लगते हैं। अगर प्लस माइनस का केवल एक साइन है, या तो एक प्लस में एक माइनस में, तो वो द्विपदीय होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने लिखा 4y² + 6xy + 9 ऐसा लिखा तो ये त्रिपदीय है, एक पद, दो पद और तीन पद, प्लस से और माइनस से सेपरेट होते हैं, माइनस भी लग सकता है इसमें। हम लिख दें 3x² - 3x + y, तो ये भी क्या है आपका एक त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है ना, तीन पदों वाला बहुपद है। क्लियर होगी बात? तो बहुपद के प्रकार भी हल्के फुल्के अपन ने जान लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, आप बताइए, आपको दिया क्या है, आप कहेंगे पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना, 9:4, ठीक है, ये पहला केस है। और इन्होंने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, पिता और पुत्र, पिता प्लस पुत्र
की आयु का योग कितना है, तो आपको दिया है 75 वर्ष। कितना दिया है, 75 वर्ष। यानी कि 5 साल बाद यदि पिता और पुत्र दोनों की आयु को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 75 वर्ष आएगा। और वर्तमान में अगर बात करें कि पिताजी कितने के हैं, तो आप कह सकते हैं 9 यूनिट के, और पुत्र जी कितने के हैं, तो आप कह सकते हैं 4 यूनिट के। तो अब बताइए कि 5 साल बाद की अगर आयु की बात करें तो 5 साल पुत्र की आयु में बड़े होंगे और 5 ही साल पिता की आयु में भी बड़े होंगे। और 5 साल अगर और बाद जाएंगे तो 5 साल बाद और जाते हैं तो भी पिता की आयु में 5 साल बढ़ेंगे और पुत्र की आयु में भी 5 साल बढ़ेंगे। मतलब समान रूप से वृद्धि होती है और समान रूप से कमी होती है। तो अगर ये जो 75 वर्ष 5 साल बाद की आयु का योग है, अगर हम इसमें से 10 वर्ष घटा दें, 5 साल पिताजी के और 5 साल पुत्र जी के, दोनों के अगर हम टोटल 10 वर्ष घटा दें तो वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। क्योंकि वर्तमान का अनुपात आपको कितना दिया है, वर्तमान का अनुपात आपको कितना दिया है, 9:4 दिया है। तो हमें तो वर्तमान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें से 10 वर्ष घटा दें, 10 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 5 साल आगे जाने में पिता की आयु 5 साल बड़ी होगी और 5 साल आगे जाने में पुत्र की आयु भी 5 साल बड़ी होगी। मतलब ये जो 75 वर्ष है इसमें 5 साल और 5 साल यानी कि दोनों के 5-5 साल कम कर दें तो 5 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना था वो निकल आएगा। तो 10 यदि हमने कम किया तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 65 वर्ष आ गया। यानी कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का कुल योग 65 वर्ष है। तो अब आप बताइए वर्तमान में फादर और सन की आयु का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 9:4 है। तो हम कह सकते हैं कुल योग कितना है, 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 65 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 13×5 65 यानी कि 5 वर्ष के बराबर। तो किसकी आयु बतानी है वर्तमान में, पिताजी की। पिताजी कितने यूनिट के हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 9 यूनिट। तो 9 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9×45, 9 5 45 ईयर्स। यानी कि पिताजी वर्तमान में 45 वर्ष के हैं। पिताजी वर्तमान में कितने, 45 वर्ष के हैं, 45 ईयर्स के हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे आप 10 साल बाद की बात करें, चाहे 5 साल बाद की बात करें, चाहे 10 साल पहले की बात करें, चाहे 10 साल बाद की बात करें, या 2 साल पहले की बात करें, 2 साल बाद की बात करें। देखिए इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति है वो 10 साल का है, एक दूसरा व्यक्ति भी है वो 15 साल का है। अब इन दोनों की आयु में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे सर 5 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर, तो आप कहेंगे सर 5 साल का अंतर है दोनों की आयु में। 5 वर्ष का अंतर दिख रहा है भाई, दोनों की आयु में कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 5 साल का अंतर है। तो हमने कहा भाई बिल्कुल 5 साल का अंतर है अभी। अगर हम बोलें कि 2 साल बाद ए की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 12 साल, और बी की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 17 साल। दोनों के समान रूप से बढ़ेंगे। तो अब यहाँ का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 5 साल का। अगर 2 साल पहले की बात करें तो आप कहेंगे ये होगा 8 साल का, और 2 साल पहले ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13 साल का। फिर भी अंतर कितने का था, तो आप कहेंगे सर 5 साल का। तो मतलब दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। इस पर क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको समझाया जाएगा कि कैसे आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन दिया है ए बी से 2 साल बड़ा है। ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। जो कि मतलब बी सी की आयु का कैसा है, दुगना है। यदि ए बी और सी की तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, मतलब हमने बी की आयु को बी मान लिया, ए की आयु को ए मान लिया। सी की आयु को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर ए बी से 2 साल बड़ा है मतलब बी की आयु में अगर आप 2 साल जोड़ दें तो ए की आयु मिलेगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया ये कि ए बी की आयु से क्या है, 2 साल बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट जो कि सी की आयु का दुगना है, जो कि मतलब बी क्या है, सी की आयु का कैसा है, दुगना। मतलब सी की आयु यदि आप 1 मान लें तो बी की आयु कितनी, 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सी की आयु x है तो इसकी आयु कितनी, 2x हो जाएगी। x लगा दिया। अब आप बताइए ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी की वैल्यू रख दीजिए 2x + 2। तो ए की आयु कितनी हो गई, 2x + 2। तो देखिए सबकी आयु हमारे पास है। हमारे पास ए की आयु कितनी है, 2x + 2, बी की आयु कितनी है, 2x, और सी की आयु कितनी है, x। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी तीनों की आयु का कुल योग 27 वर्ष है। यानी कि a + b + c बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे सर 27 वर्ष है। a + b + c बराबर कितना है, 27 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना है,
27 वर्ष। तो a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2x प्लस 2, b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2x, c की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे x बराबर में कितना 27। चलिए जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये तो हो गया 5x। 27 में से कितना माइनस होगा, तो आप कहेंगे 2, तो कितना बचा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 25 को 5 से काट दीजिए तो 5 आ गई x की वैल्यू। अब आपसे पूछा किसकी आयु गई थी, a की आयु, तो a की आयु कितनी है, 2x प्लस 2 है, यानी कि a की आयु आप निकालेंगे 2 × 5, x की वैल्यू रख दीजिए प्लस 2, यानी कि कितनी हो गई 12 वर्ष। a की आयु कितनी है, 12 वर्ष की है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 वर्ष है, उनकी आयु का योग 144 वर्ष के 144 के वर्गमूल के बराबर है। सॉरी, क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, 144 के वर्गमूल के बराबर उनका योग है, तो दोनों में से बड़े वाले की आयु कितनी है। देखिए ये आपको बताना है कि दोनों में से बड़े वाले की आयु कितनी है। तो देखिए दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अंतर दिया। पहले व्यक्ति की आयु आप x मान लीजिए, दूसरे की y मान लीजिए। उनका अंतर कितना, 2 वर्ष का है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बोल रहे हैं कि दोनों की आयु का योग जो है 144 के वर्गमूल के बराबर है। तो 144 का वर्गमूल तो भाई आपको पता है कितना होता है, 12 होता है। मतलब दोनों की आयु का जो योग है वो 12 वर्ष है। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इतने पेपर सॉल्व करवाए और हमने आपको बताया है कि यदि ये दो इक्वेशन आपकी इस प्रकार से आए कि एक इक्वेशन आपकी x प्लस वाई बराबर समथिंग और एक इक्वेशन आपकी x माइनस वाई बराबर समथिंग है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बड़े वाले की, और यहाँ पूछ क्या कर रहे हैं कि दोनों में से बड़े वाले की आयु कितनी है, तो यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे पहचानेंगे कि x बड़ा है, तो देखिए जब आप x माइनस वाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब x बड़ा है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14। 14 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना, 7। तो बड़े वाले की आयु कितनी आ गई, 7 वर्ष। किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। बोले ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की, मतलब ए का जो पुत्र है उसकी आयु से ए की आयु कैसी है, 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, और जबकि ए के पिताजी की आयु ए से कितनी है, 40 वर्ष अधिक है। चलिए समझ लेते हैं। उन सबकी कुल आयु 110 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो बात करें कि ए की आयु उसके पुत्र मतलब सन, एस बना दिया, उसकी आयु से कहती है 6 गुनी। मतलब अगर सन जो है 1 साल का है तो पिताजी यानी कि ए कितने के हैं, 6 साल के, क्योंकि 6 गुनी है। अब ये बोल रहे हैं कि ए के जो पिताजी हैं वो ए से 40 वर्ष अधिक हैं। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ए के सन की आयु मान ली कितनी, x, 1 में गुणा कर दिया x से। ए की आयु कितनी मान ली हमने, 6x। तो ए की आयु 6x हो गई, उसके पुत्र की आयु x हो गई। अब इसके पिताजी मतलब जो ए के फादर हैं, ए के जो फादर हैं उनकी आयु ए से कितनी है, 40 वर्ष अधिक है। मतलब 6x में आप कितना जोड़ दीजिए, 40 वर्ष जोड़ दीजिए, तब क्या होगा, ए के पिताजी की आयु आएगी। और इन तीनों की आयु का योग कितना है, 110 वर्ष है। यानी कि ए के पिताजी प्लस ए और प्लस ए के पुत्र जी, इन सब की आयु का योग कितना है, 110 वर्ष है। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे यानी कि 6x प्लस 40 है। ए के पिताजी की आयु, ए की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 6x है। ए के पुत्र की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे x है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 110 के बराबर है। तो यहाँ के देखिए 6 और 6 12 1 13, तो यहाँ पर आ गया आपका 13x। कितना आ गया, 13x। अब 13x आप किस में से माइनस कर दीजिए भाई, 13x सॉरी पहले तो ये 40 माइनस कर दीजिए, 110 में से कितना माइनस कर दीजिए, 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। तो 13 से तो ये कटने वाला है नहीं, तो 13x की वैल्यू कितनी, 70 के बराबर।
13x की वैल्यू कितनी 70 के बराबर। तो अब ये तो कट नहीं रहा है, क्या कंडीशन बन सकती है भाई 70 और 8 78, 13 6 78। देखिए इसको 118 कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए, इन तीनों की आयु का योग कितना कर लीजिए 118 कर लीजिए। तो इन तीनों की आयु का योग कितना है 118। 118 है तो 118 के बाद यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 78 बचेगा 78। तो 78 को आप 13 से काट सकते हो, 13 छिंग 78। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब पूछी किसकी गई है a की आयु, तो a की आयु कितनी है भाई 6x है और हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 6। तो आपने भाई क्या कर देना है 6 इंटू 6 कर देना है, यानी कि 36 वर्ष। तो a की आयु कितनी आ गई, तो आप कहेंगे a की आयु 36 वर्ष आ गई। ऑप्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, बोल रहे हैं कि a की आयु उसके पुत्र की आयु की तो 6 गुनी है, और जबकि जो a के पिताजी हैं वो a से 40 वर्ष अधिक हैं, और इन तीनों की आयु का जो योग है वो 118 वर्ष है। तो हमने देखा कि a की और a के पुत्र की आयु का अनुपात 1 या 6:1 है। a के पुत्र की आयु अगर 1 है तो a की आयु 6 है। तो यहाँ से हमने a के पुत्र की आयु x मानी और a की आयु को 6x माना। a के पिताजी की आयु उससे कितनी है 40 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे 6x में प्लस 40 कर दिया, तो पिताजी की आयु आ गई। अब पिताजी की आयु a की आयु और उसके लड़के की आयु का कुल योग कितना है, तो वो आपको दिया है 118 वर्ष। ठीक है, तो हमने उसके पिताजी की आयु रखी 6x प्लस कितनी 40, a की आयु रखी 6x और उसके लड़के की आयु रखी x, इन सबको सम किया 13x आया, इधर 118 में से 40 गया तो 78 आया, 13 6 78, x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें a की आयु निकालनी थी, वो कितनी थी 6x, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया कितना 36 ईयर, यानी कि 36 वर्ष। तो इस प्रकार आपका 27वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी आयु 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान आयु निम्न है। इसमें से वर्तमान आयु बतानी है। देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं और एक आप ट्रेडिशनली जाकर कर सकते हैं। मान लीजिए कि वर्तमान में मेरी आयु कितनी है x है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर x में से 4 माइनस कर दीजिए। अब बोले कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो 12 वर्ष बाद की अगर बात करें तो x में कितना जोड़ दीजिए 12 जोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान आयु x है। अभी बोल रहे हैं कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी होगी। किस आयु की, उस आयु की 3 गुनी होगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मतलब 4 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी, 12 वर्ष पूर्व बाद जो मेरी आयु होगी उसकी 3 गुनी होगी जो 4 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, यानी कि ये वाली जो आयु है x प्लस 12, ये x माइनस 4 की कैसी है 3 गुनी। तो इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 12। x इस तरफ आएगा और 12 इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2x और 12 12 कितना हो गया 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 12, यानी कि वर्तमान में मैं कितने साल का हूँ 12 साल का। ठीक है, जो मेरी आयु की बात करें तो वर्तमान में वो कितने साल का है 12 साल का है। अब हम ऑप्शन से बात करें कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए इन्होंने बोला 12 वर्ष के बाद जो आयु है वो 4 वर्ष पहले की आयु का कैसी है 3 गुनी है। तो अगर पहला ऑप्शन हम मानते हैं कि चलिए ये आंसर है, तो 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी 6 और 12 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे 22। तो 6 का 3 गुना क्या 22 होता है, नहीं, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, तो 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 8, और 12 साल बाद कितनी आयु होगी, ये 4 वर्ष पहले होगी और 12 साल बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे 24। तो 8 का क्या 3 गुना है ये 24, तो बिल्कुल है 24 3 गुना। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया। कितना ऋण लिया, कितना उधार लिया, 5,000 रुपए का ऋण लिया। उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने का लाभ होगा। देखिए लिया जो पैसा है
वो साधारण ब्याज की दर पर लिया। कितना लिया? 5,000। ब्याज की दर कितनी? 10%। और वो पूरा का पूरा पैसा उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और किस दर पर दिया? 15% वार्षिक। किस हिसाब से? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। मतलब लिया भी उसने 2 साल के लिए था और दिया भी 2 साल के लिए। मतलब ये कहानी ऐसी हो गई कि आप किसी से 5,000 रुपये लें और वो आपको साधारण ब्याज की 10% वार्षिक की दर पर उधार दे, और आपने वो 5,000 का कैसे यूटिलाइजेशन किया? उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ब्याज की दर कितनी ले रहे हो? 5% ज़्यादा, यानी कि 15%। और 5% पे भी क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा और लिया कितना? साधारण ब्याज पर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 5,000 का 2 साल में वो कितना लौटाएगा, और फिर हम बात करते हैं कि 15% के हिसाब से उसको 2 साल में कितना मिलेगा। तो पहले हम साधारण ब्याज का केस समझ लेते हैं। पहले हम क्या समझ लेते हैं? साधारण ब्याज वाला केस समझ लेते हैं पहला। तो देखिए, आपने मूलधन कितना लिया? 5,000 रुपये। ब्याज की दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। तो आपको पता है साधारण ब्याज में यदि 1 वर्ष में 10% ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलता है? तो हम समय और दर का गुणा कर देते हैं, यानी कि टोटल ब्याज 20% मिलेगा 5,000 पर। तो 5,000 का अगर 20% हम निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है? साधारण ब्याज निकल आएगा, CI निकल आएगा 2 साल का। तो भाई कितना निकला? देखिए, 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये साधारण ब्याज। ऐसा ही निकल आया, CI नहीं, ऐसा ही। क्या निकल आया? साधारण ब्याज निकल आया 1,000 रुपये। अब हमें बात समझ में आ गई कि अगर 5,000 रुपये जो व्यक्ति लेकर आया है वो 6,000 लौटाएगा 2 साल बाद, ठीक है ना, 10% के हिसाब से। लेकिन उसको मिलेगा कितना दूसरे व्यक्ति से? तो देखिए, 5,000 तो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। ब्याज की दर कितनी है? तो आप कहेंगे 15% है। और समय कितना है? 2 साल। तो यदि आपको नहीं पता है तो याद कर लें कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको किस अनुपात में निकाला जाता है? तो 2 साल के CI का जो अनुपात होता है, 2 साल के CI का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। अब ये 2:1 क्या है उसको आप समझ लेते हैं। देखिए, 2:1 क्या है? पहले हम मूलधन का ब्याज निकालेंगे, फिर हम ब्याज का ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन का जो ब्याज आया था उसको 2 से गुणा करेंगे, और जो ब्याज का ब्याज आया था उसको 1 से गुणा कर देंगे। उन सबको जोड़ लेंगे और देख लेंगे भाई टोटल कितना ब्याज मिला, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मूलधन का ब्याज निकालेंगे। किसका? मूलधन का ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन कितना है भाई? तो आपको पता है 5,000, और 5,000 का क्या निकालना है आपको? 15%। तो 5,000 का 15% निकाल लीजिए भाई। परसेंट का साइन से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 15×75, यानी कि 750 रुपये मूलधन पर ब्याज मिल गया। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो क्या मिलेगा आपको? 750 पर। 750 पर कितना? 15%। फिर से 750 का 15%। तो आप कहेंगे सर 15×75 की 5, हासिल में 7, 15×7 105, और 7 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 112, ठीक है। और 100 से भाग लगा देंगे तो 11.25। तो 11.25 रुपये तो ये मिल गया आपको। तो अगर हम देखिए किससे गुणा करना है अब इसमें? 2 से, क्योंकि 2:1 का होता है। तो ये हो गया आपको 1,500। और इसमें किससे गुणा करना है? तो आप कहेंगे 1 से। तो ये कितना हो गया आपका? 11.25 हो गया। तो 11.25 ही रहेगा। अब आप देखिए, इसको अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये 1551 समथिंग आ रहा है। 1551 नहीं, परसेंटेज का साइन था तो 2 जीरो। अच्छा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो रहेगा। दशमलव केवल 1 अंक बाद लगेगा बच्चों, थोड़े से ये देख लीजिए। दशमलव केवल 1 अंक बाद लगेगा, ठीक है ना। 112.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 112.5। तो इसको 112.5 कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए इसमें। 112.5 कर लीजिए इसको। चलिए, तो 112.5 क्या होगा भाई? ये हो गया 112.5। अब आप देखिए कि आपको कितना ज़्यादा मिला। अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो देखिए, यहाँ तो 1000 आपको देना पड़ रहा है, यहाँ 1500, यानी कि 500 ये ज़्यादा मिल गया, और 112.5 ये ज़्यादा मिल गया, यानी कि 612.5 रुपये ज़्यादा मिल गया। चलिए एक बार फिर भी टोटल कर लेते हैं। ये आपका हो गया 1500 और ये हो गया 112.5, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 5, ये 2 और ये 1 और ये 6, यानी कि 1612.5 रुपये का ब्याज इसको, 50 पैसे का ब्याज इसको मिलेगा। अब इसको देना कितना पड़ रहा? 1,000 रुपये।
तो इसको फायदा कितना हो गया, तो 1000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 612.5 यानी कि 50 पैसे, 612 रुपये 50 पैसे का इसको लाभ हो रहा है। किस ऑप्शन में दिया है, तो 612 रुपये 50 पैसे ऑप्शन ए में आपको दिया है। क्लियर होगी बात, तो 612 रुपये 50 पैसे आपका ऑप्शन ए हो गया। देखिए बात समझने वाली ये है कि 5000 रुपये साधारण ब्याज की दर पर 10% के हिसाब से ले रहे हैं, तो ब्याज कितना देना पड़ रहा है 1000, लेकिन उसी पैसे को 15% के हिसाब से 2 साल के लिए दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो सामने वाले से कितना ब्याज मिल रहा, 1612 रुपये 50 पैसे, तो कितने का लाभ हो गया, तो 612 रुपये 50 पैसे का। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।